नमस्कार। एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि 200 साल पहले स्कूल की किताबों को लेकर हुई एक बहस आज भी ये कैसे तय कर सकती है कि लाखों लोग कैसे सीखेंगे और सोचेंगे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ठीक यही हुआ था। आज हम बात करेंगे शिक्षा पर हुए एक ऐसे जबरदस्त टकराव की जिसने एक पूरे राष्ट्र को आकार दिया और जिसकी गूंज हम आज तक महसूस करते हैं। सोचिए, आज भारत में इंग्लिश इतनी आम क्यों है? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो एक विवादास्पद ऐतिहासिक बहस में। ये कोई मामूली बहस नहीं थी। इसमें सिर्फ भाषा की बात नहीं थी। अरे, ये तो संस्कृति, पहचान और एक पूरे उपमहाद्वीप के भविष्य की लड़ाई थी। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। ये एक वैचारिक लड़ाई थी, मतलब आइडियाज की जंग। और इसमें भारत के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये दोनों ही नजरिए किसी और के नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश खेमे के अंदर से ही आए थे। तो देखिए, बहस का निचोड़ कुछ ऐसा था। एक तरफ खड़े थे वो लोग जो कहते थे कि भारत की प्राचीन संस्कृति का सम्मान करो, उसे समझो। और दूसरी तरफ बिल्कुल उलट वो लोग थे जिनका मानना था कि भारत को सभ्य बनाने का बस एक ही रास्ता है, यूरोपियन सोच को यहाँ थोप दो। तो चलिए पहले पक्ष से मिलते हैं। इन्हें कहा गया प्राच्यवादी यानी ओरिएंटलिस्ट्स। अब ये वो ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारतीय परंपराओं का सच में सम्मान करते थे और उनसे सीखना भी चाहते थे। मतलब उनकी नज़र में भारत कोई खाली पन्ना नहीं था जिस पर कुछ भी लिख दिया जाए। नहीं, ये एक गहरी प्राचीन सभ्यता थी। और इस सोच का सबसे बड़ा चेहरा थे विलियम जोन्स। वो कोई मामूली अफसर नहीं थे। वो एक विद्वान थे, भाषाओं के जानकार। उन्होंने संस्कृत सीखी और जब भारत के प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान को समझा तो वो उससे बेहद प्रभावित हुए। जोन्स का मानना सीधा सा था। वो कहते थे कि अगर भारत पर राज करना है तो पहले इसकी सोच, इसकी बौद्धिक विरासत को समझना तो पड़ेगा। उनके लिए भारत के अतीत को समझना ही उसके भविष्य की सही नींव रखने जैसा था। तो विलियम जोन्स और उनके जैसे दूसरे प्राच्यवादी जैसे हेनरी कोलब्रुक, इनका एक साफ मकसद था। वो भारत के प्राचीन ग्रंथों को समझना चाहते थे। कानून, दर्शन, विज्ञान, सब कुछ। उनका लक्ष्य था भारत के शानदार अतीत को फिर से दुनिया के सामने लाना, क्योंकि उनका मानना था कि यही भविष्य के विकास का असली आधार बन सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और बनारस में संस्कृत कॉलेज जैसे संस्थान भी खोले। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कहानी के दूसरे पक्ष में थे आंग्लवादी यानी एंग्लिसिस्ट्स, और ये खेमा बिल्कुल उल्टा था। ये लोग पूरब के हर ज्ञान को, हर किताब को तिरस्कार की नज़र से देखते थे। और इस नज़रिए के सबसे बड़े और सबसे मुखर समर्थक कौन थे? थॉमस मेकाले, एक बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली अधिकारी। मेकाले का मानना एकदम साफ था कि यूरोप का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और भारतीय ज्ञान की तो कोई कीमत ही नहीं है। मेकाले ने अपनी सोच को छिपाया नहीं बल्कि बड़े जोर शोर से सामने रखा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरब का सारा ज्ञान गंभीर त्रुटियों से भरा हुआ है। उनका वो मशहूर बयान था कि भारत और अरब का पूरा साहित्य यूरोप की एक लाइब्रेरी की बस एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है। सोचिए कितना कठोर और तिरस्कार भरा नजरिया था ये। तो फिर मैकाले और उनके साथियों का लक्ष्य क्या था? एकदम साफ। पहला, प्राच्य शिक्षा यानी संस्कृत और फारसी की पढ़ाई के लिए सारी सरकारी फंडिंग बंद कर दो। दूसरा, यूरोपीय विज्ञान और साहित्य को ही श्रेष्ठ बताकर बढ़ावा दो। उनका तर्क था कि भारत को सभ्य बनाने के लिए ये जरूरी है। और सबसे बड़ा कदम, उच्च शिक्षा की भाषा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बना दो। तो सवाल ये उठता है कि इन दो जबरदस्त विरोधी विचारों में से जीता कौन? देखिए, अंत में जो तर्क जीता वो बहुत ही प्रैक्टिकल था, कॉमर्स यानी व्यापार। अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अगर भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा दी जाएगी तो वो ब्रिटिश व्यापार और प्रशासन के लिए ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। और इस पूरी बहस का नतीजा निकला 1854 में वुड्स डिस्पैच के रूप में। ये एक ऑफिशियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट था जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत में शिक्षा की दिशा तय कर दी। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का समझौता था, लेकिन इसका झुकाव साफ तौर पर आंग्लवादियों की तरफ था। तो इस वुड्स डिस्पैच में था क्या? चलिए देखते हैं। पहली बात, इसमें प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एक सिस्टमैटिक एजुकेशन सिस्टम बनाने की बात कही गई।
दूसरी, इसने यूरोपीय शिक्षा के प्रैक्टिकल फायदों पर बहुत जोर दिया, मतलब ऐसी शिक्षा जो व्यापार और प्रशासन में काम आए। तीसरी और सबसे अहम सिफारिश, हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी मीडियम होगी। हाँ, प्राइमरी स्कूल के लिए स्थानीय भाषाओं की भी बात की गई थी। तो इस तरह एक मल्टीलेयर सिस्टम बन गया जिसके असर बहुत दूर तक जाने वाले थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही अंग्रेजों ने अपनी ये शिक्षा प्रणाली लागू की, एक नई बहस ने जन्म लिया। और इस बार ये बहस छेड़ी थी भारतीय विचारकों और नेताओं ने। जैसे जैसे ये ब्रिटिश सिस्टम फैलता गया, भारतीय बुद्धिजीवियों के बीच एक नई बहस शुरू हो गई। उन्होंने इसकी आलोचना शुरू कर दी। बहुतों को ये लगने लगा कि ये नई शिक्षा प्रणाली भारतीयों को अपनी ही जड़ों से, अपनी संस्कृति से दूर कर रही है और उनमें एक तरह की हीन भावना भर रही है। और इस आलोचना की सबसे बुलंद आवाजों में से एक थे महात्मा गांधी। उनका ये एक वाक्य, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, इस पूरी राष्ट्रवादी आलोचना का सार है। उनका मानना था कि ये गुलामी सिर्फ दिमाग की नहीं है, ये तो आत्मा को भी गुलाम बना रही है। तो फिर गांधी की नज़र में असली शिक्षा क्या थी? उनकी कल्पना बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे कि सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा वो है जो इंसान के मन और आत्मा दोनों का विकास करे। उन्होंने रटने की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज और हाथ का काम यानी दस्तकारी को ज्यादा महत्व दिया। उनका मानना था कि ये विदेशी भाषा लोगों और उनकी अपनी संस्कृति के बीच एक दीवार खड़ी कर रही है। बदलाव की एक और जोरदार आवाज थी रविंद्रनाथ टैगोर की। वो भी औपनिवेशिक शिक्षा के आलोचक थे, लेकिन उनका नजरिया और तरीका थोड़ा अलग था। टैगोर ने सिर्फ आलोचना नहीं की, उन्होंने एक विकल्प भी दुनिया के सामने रखा। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शांति का निवास। ये एक ऐसा स्कूल था जहां रचनात्मकता और जिज्ञासा को सबसे ऊपर रखा गया, जहां बच्चे रटने के बजाय अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सकते थे। अब देखिए, गांधी और टैगोर के तरीकों में भले ही फर्क था, लेकिन दोनों एक बहुत जरूरी बात पर सहमत थे। दोनों का मानना था कि अंग्रेजों की बनाई ये स्कूली शिक्षा बहुत ज्यादा कठोर और प्रतिबंधात्मक है। ये बच्चों की क्रिएटिविटी और उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा को मार रही है, उन्हें बस एक मशीन बना रही है। तो विचारों की इस लंबी लड़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो इसने एक बहुत ही जटिल विरासत छोड़ी है, एक ऐसी विरासत जिससे भारत आज भी किसी न किसी रूप में जूझ रहा है। असल में प्राच्यवादी, आंग्लवादी और फिर राष्ट्रवादी विचारों के बीच हुए इस टकराव ने ही भारत की आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। और इसीलिए आज भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो इन्हीं सब विचारों का एक जटिल मिश्रण है, कई बार विरोधाभासी भी। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो बहस भाषा और संस्कृति को लेकर भारत में हुई, क्या वो सिर्फ यहीं हुई थी? नहीं, दुनिया में कई जगहों पर ऐसी ही बहसें हुईं। तो सवाल ये है, भाषा और संस्कृति पर हुई ये औपनिवेशिक बहसें आज दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं? ये एक सोचने वाली बात है।